जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम आए हैं गाजियाबाद घोकना मोड़ पर। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक समाज सेवी ऐसी महिला जो कि बहुजन समाज में जिन्होंने अपने नए आयाम सिद्ध किए हैं। वो समाज सेवी हैं, वो एक कुशल गृहिणी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, बामसेफ राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के जिला गाजियाबाद की महासचिव हैं। हम उनसे उनके जीवन के संघर्ष के बारे में जानेंगे। आइए मिलते हैं अमृत कौर जी से। मैम, आपका ग्रेट बुद्धा टीवी बहुजन न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करूंगी कि आप इतना बड़ा काम कर रही हैं समाज में कि बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह से काम करना, और हम समाज में काम कर रहे हैं और हमारी आवाज़ को आप घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। आप बहुत बड़ी धन्यवाद की पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसी के चलते रही बात मेरे जीवन की, जीवन जब तक संघर्षशील ना हो तब तक जीवन का कोई मतलब नहीं होता। मेरे जीवन में पहले मैं हिंदूवादी महिला थी, सारी चीज़ों को करती थी, लेकिन जब मैंने महापुरुषों को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, तथागत गौतम बुद्ध को पढ़ा, तो मेरी जीवन जीने का ही सारा मतलब बदल गया। क्योंकि ऐसा लगा जैसे कि मैं पहले बहुत अंधेरे में जी रही थी और उजाला मुझे अब मिला है। तो उसी के चलते लगभग 8 साल हो गए मुझे, और मैंने आपको बताऊं, मैंने इंतज़ार नहीं किया कि कहते हैं ना कि धीरे धीरे सारी चीज़ों को छोड़ देंगे जो गलत होती हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी पीढ़ियां ऐसे ही चली गईं धीरे धीरे की चक्कर में, लेकिन बदली नहीं, विचारधारा नहीं बदली। जैसे हमारे महापुरुषों की विचारधारा है वो नहीं बदली। तो जब हमको पता चल जाए कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसका हमें तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। वही मैंने किया। और जब मैंने देखा कि हमारे मतलब महापुरुषों ने इतना त्याग, बलिदान, इतनी सारी चीज़ें, इतना संघर्ष किया, तो मन में एक टीस हुई और एकदम ऐसे लगा कि मैं भी कुछ करूँगी समाज के लिए। तो उसी समय से मैंने बाहर निकलना शुरू किया। और ऐसा नहीं है कि जब मैंने महापुरुषों की विचारधारा को देखा तो एकदम लगा कि मैं काम करूं, तो कभी किसी के साथ बाइक पे बैठ के चली जाती थी समाज का काम करने के लिए, कभी अकेली चली जाती थी समाज का काम करने के लिए, कभी किसी की 4 व्हीलर से भी जाना पड़ जाता था। तो कई बार फिर हमारे आस पड़ोस मोहल्ले वाले सभी नज़र रखते हैं कि ये महिला रोज़ रोज़ कहाँ जाती है, लेकिन उस समय मैंने किसी बात पे ध्यान नहीं दिया और मैं आगे बढ़ती चली गई। बहुत सारे ब्लेम भी मुझ पे लगाए गए। तो कहते हैं कि जैसे कि सैनिक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके लड़ाई लड़ते हैं, वो इसलिए लड़ते हैं कि ताकि हम पे गोली का असर ना हो। और एक वाटर प्रूफ, नेवी में जो जाते हैं वो वाटर प्रूफ पहनते हैं ताकि पानी में हम सुरक्षित रहें। तो जब मैं घर से निकलती थी तो मैं एक अपमान प्रूफ जैकेट पहन के निकलती थी कि ताकि अपमान करें लोग तो मुझ पे भी कोई असर ना हो। सबसे बड़ी बात मेरे जीवन की यही रही संघर्ष करने के लिए। कुछ दिन तक तो थोड़ा सा लगा कि लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं मेरे बारे में, लेकिन जो लोग मेरे लिए बोलते थे आज वही लोग मेरे साथ भी हैं। उनको पता लगा कि मैं समाज में क्या कर रही हूँ। बड़े बड़े मंच भी मिले, बहुत सारा काम किया, लोगों से मिली, पढ़ाई भी मैंने शुरू की। फिर जिस समय मैंने विचारधारा पे चली, महापुरुषों की, महानायिकाओं की विचारधारा पे कदम निकाला, तो समझ में आया कि मैं भी पढ़ाई शुरू करूं। तो 2015 में मैंने 10th किया, 16 में 11th किया रेगुलर, और 12th 2017 में किया। उसके बाद अब ह्यूमन राइट कर रही हूँ, पढ़ाई अभी भी चल रही है। तो सबसे बड़ा संघर्ष मेरा यही है, पढ़ाई भले ही मेरी रुक जाए, लेकिन मेरा जो महापुरुषों का काम है, जो विचारधारा है, वो नहीं रुकनी चाहिए। उस पर मैं बराबर काम करती रहूं, और जब तक मैं ज़िंदा रहूंगी तब तक मैं काम करती रहूंगी, और बहुत ईमानदारी से।
तो बस यही मेरी सोच है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने सारे संगठन हैं हमारे देश में, मेरा विचार यह है कि ये सब एक जगह आ जाएं। लेकिन कुछ जो पॉलिटिक्स से लोग हैं वो नहीं होने देते, तो इसलिए हमें बहुत बड़ी सोच बनानी पड़ेगी, बहुत दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी, बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि समस्या बड़ी होती है तो उसका समाधान भी बड़ा सोचना पड़ता है। तो बड़ा समाधान जो हमारा बामसेव संगठन है, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की मैं गाज़ियाबाद की महासचिव हूँ। तो जिम्मेदारी हमें भी दी जाती है और हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। तो पूरे भारत देश में 550 ज़िलों में बामसेव काम कर रही है, उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। विषय तो बहुत बड़ा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूट्यूब पे जब देखते हैं लोग, तो जब बड़ा मैसेज होता है तो उसको सुनते नहीं हैं कि काफ़ी बड़ा है, कौन सुने, शॉर्ट में सुनना पसंद करते हैं। इसलिए ज़्यादा बड़ा विषय नहीं कहूँगी। और मेरी जीवन शैली यही है कि बस मैं संघर्ष करती रहूँ, आगे बढ़ती रहूँ। मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपने अभी 2015 में अपनी शिक्षा दोबारा शुरू की जी। और लगता है कि आपके परिवार को देखकर लगता है कि आपने काफ़ी संघर्षों में अपनी शिक्षा और मिशन के कार्य को किया। ये जो इसके लिए आपको मार्गदर्शन कहाँ से मिला? इसके लिए आपको मोटिवेशन, डेडिकेशन कहाँ से मिला? जब मैं यहाँ पे आई थी उससे पहले मैं उत्तरकाशी में रहती थी, 12 साल में वहाँ रही। तो मैं हस्बैंड के साथ रहती थी, वहाँ पे मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं। वहाँ से यहाँ आई, ये छोटा सा मकान बनाया, यहाँ रहने लगी मैं। तो यहाँ पे आने के बाद बाबा साहब के जैसे जन्मदिन हुआ, यहाँ देखा, तो मैं ज़्यादा नहीं जानती थी, तो कुछ लोग हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत मुझे बताया, मिले, क्योंकि मेरी जिज्ञासा हमेशा कुछ ना कुछ जानने की रही है। शुरू से ही मेरी बचपन से आदत रही है कि मैं किसी चीज़ को जानूं। तो ऐसा ही बाबा साहब के बारे में, बुद्ध के बारे में, यहाँ जब मैं गाज़ियाबाद में आई, कुछ लोगों को देखा मीटिंग करते हुए, बात करते हुए, तो मैंने सबसे पहले किताबें पढ़ी। जैसे कहीं कार्यक्रम 14 अप्रैल का कार्यक्रम हुआ, नवयुग मार्केट है, अंबेडकर पार्क, तो इसमें जब बड़ा कार्यक्रम हुआ, वहाँ से मैं किताबें लेके आई। वहाँ सुना मैंने बाबा साहब को, तो सुना, क्योंकि मेरी सुनने की बहुत ध्यान से आदत है, चीज़ों को मैं सुनती हूँ तभी कुछ ठीक से कर पाती हूँ। तो वहाँ जब मैंने बाबा साहब की बातें सुनी और भी महापुरुषों की बातें सुनी, तो वहाँ बहुत सारी किताबें बिक रही थी, तो वहाँ से मैं बहुत सारी किताबें लेके आई और मैंने उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा, अरे बाप रे बाप, हमारा इतिहास इतना गंभीर और इस तरह का इतिहास कि मैं उन किताबों को पढ़ते पढ़ते रो पड़ती थी। माता रमाबाई की मैंने सबसे पहले एक पत्रिका पढ़ी, जो एक हमारे हैं जानकार, तो उन्होंने दी मुझे वो पत्रिका। नाम तो खैर नहीं बताऊंगी, फिर बहुत सारा मैटर हो जाता है। तो वो पत्रिका पढ़ी तो मैं उसको पढ़ते पढ़ते रोने लगी। उसके बाद फिर बाबा साहब की पत्रिका पढ़ी, तब भी मेरी आंखों में आंसू आने लगे। तो वहाँ से शुरू होती है मेरी महापुरुषों की विचारधारा की गाथाएँ। तो थोड़ा मैंने बारीकी से जब सोचा, तो फिर मैंने अपने महापुरुषों की किताबें पढ़नी शुरू की। फिर तो बहुत सारी किताबें लोगों से ऐसे ही मिल जाती थी बिना पैसे के, क्योंकि पढ़ने के बाद मैं लौटा भी देती थी, दूसरों को भी दी मैंने पढ़ने के लिए। मतलब एक मेरा जो जीने का जो उद्देश्य था वो मुझे मिल गया। तो कविताएं भी मैंने लिखी कई सारी कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा लक्ष्य है, ये मैं जानती गई, और क्या मेरा अस्तित्व है, यह पहचानती गई। इस तरह से मैंने कई सारी कविता। आपने दोबारा जो शिक्षा ग्रहण की, अब आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, 10वीं आपने अभी 2015 में किया, फिर उसके बाद आपने 10+2 किया, अब ग्रेजुएशन में कदम रख दिया है।
आप इसका क्रेडिट किसको देती हैं? हमारा सारा बाबा साहब का क्रेडिट है भाई। सबसे बड़ी शिक्षिका हमारी अगर देश में हैं तो सावित्रीबाई, माता सावित्रीबाई फूले हैं। सबसे पहले क्रेडिट मैं उनको दूँगी, क्योंकि उन्हीं से बाबा साहब ने पढ़ करके बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। आज हम सावित्रीबाई माता जी को जानते हैं तो बाबा साहब की वजह से। आप महिला हैं, मैं महिला हूँ। जब महिलाओं की बात आती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, तो हिंदू कोड बिल की बात ज़रूर आती है। और हिंदू कोड बिल को लेकर कई भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि बाबा साहब हिंदू को पसंद करते थे, हिंदू उनके चहीते थे, इसीलिए हिंदू कोड बिल बनाया गया है। हिंदू कोड बिल हिंदुओं के लिए है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हिंदू कोड बिल आखिर है क्या? हमारी जो गाज़ियाबाद की महिला हैं, हमारे देश की जो महिला हैं, ख़ास करके बहुजन महिलाएं, उनको भी ये भ्रांतियों से निकलना है कि हिंदू कोड बिल आखिर है क्या? जी जी, अगर आप हिंदू कोड बिल की बात करें तो मैम, हमारे जो देश में महिलाओं पे छोटी बड़ी घटनाएं घटित हुई, बहुत सारी घटित हुई। तो जब बाबा साहब लड़ाई लड़ रहे थे हमारे शोषित पीड़ित लोगों की, मूल निवासी लोगों की, तो सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं पे हो रहे थे। तो बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा महिलाओं पे ध्यान दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि विधवाओं को दोबारा से शादी करने का अधिकार नहीं था, उनको दूसरी शादी करने का प्रावधान हिंदू कोड बिल में आता है। बाल विवाह कर दिया जाता था, उनकी उचित आयु में शादी हो, बाबा साहब ने यह प्रावधान भी हिंदू कोड बिल में दिया। मतलब बाबा साहब ने एकदम हिंदू कोड बिल को इस तरह सशक्त बनाया कि महिलाओं को आगे बढ़ने का एक रास्ता मिल जाए। और जैसे कि संपत्ति में लड़कियों का अधिकार नहीं हुआ करता था, उसमें उन्होंने अधिकार हिंदू कोड बिल में दिया। और उधर जो पति की संपत्ति में भी अधिकार नहीं था, तो पति की संपत्ति में महिलाओं का अधिकार का प्रावधान हुआ। जैसे पुरुष शादियां कर लेते थे कई, तो महिलाएं परेशान होती थीं। तो पुरुष शादी ना करें, कई शादी ना करें, यह भी हिंदू कोड बिल का हिस्सा है। क्योंकि या तो वो एक ही को सब कुछ करता था, बाकी की महिलाएं परेशान रहती थी। और जैसे कि आप बच्चे नहीं होते, गोद ले लेते हैं बच्चे, तो महिलाएं बच्चा भी गोद ले सकती हैं, यह भी एक हिंदू कोड बिल का पार्ट है। जब बाबा साहब ने ऐसा सशक्त कानून बनाया तो इसको लागू करने में भी लोगों ने आनाकानी करी, तो बाबा साहब को इस्तीफा भी देना पड़ा इसके तहत। लेकिन अब धीरे धीरे जब संविधान लागू हो गया तो धीरे धीरे सारी चीज़ें लागू हो रही हैं। इतना समय उन सारी चीज़ों को करते करते लगा है, लेकिन मिल सारी चीज़ें रही हैं। उस चीज़ का फ़ायदा महिलाओं को अब लेट मिला है, लेकिन मिल गया है और बाकी का मिल जाएगा आगे। यही हिंदू कोड बिल है। यानी कि ऐसी कोई भ्रांति नहीं है कि बाबा साहब ने ये हिंदू कोड बिल सिर्फ हिंदुओं के लिए पारित किया? टोटल भारतीय जितनी भी महिलाएं हैं, हर धर्म की महिला, हर जाति की महिला के लिए ये हिंदू कोड बिल का कानून बाबा साहब ने बनाया। मैम, आप कैडर कैंप लगाती हैं भीम ज्ञान चर्चा के लिए, आप विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करती हैं, तो ये अपने जो भी ये कार्यक्रम आप करती हैं, किस प्रकार से इसको आप ऑर्गेनाइज़ करती हैं और आप इस काम को करने में आपकी जो एनर्जी है उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे? अरे बाप रे देखो, समाज का जब दर्द कोई भी सही जब जान जाता है ना, तो काम करने की एनर्जी अपने आप पैदा होती रहती है। हमारे इतने महापुरुष हुए, उन्होंने समाज के दर्द को जाना, तो उनके अंदर एनर्जी थी तभी तो कुछ कर पाए। तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। कई बार महिलाएं कहती हैं कि टाइम नहीं मिलता, हम इसलिए नहीं आ पाते। तो मैं उनसे कहती हूँ कि अगर बाबा साहब भी इसी तरह, वो तो बैरिस्टर बन गए थे,
और वो सोचते कि मैं क्यों समाज को टाइम दूँ, मैं तो बैरिस्टर बन गया, अपने बीवी बच्चों को लेकर के विदेश में रहने लगूँ। तो क्या आप आज जो काम कर रही हैं क्या कर पाती? आराम से घर में सारा काम, जो ज़्यादा समय नहीं लगता घर के काम में। हम भी काम करते हैं, हमारे भी 3 बच्चे हैं तो हम उनको भी हैंडल करते हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए आपको मैं बताऊं, जो मैं आगे बढ़ चढ़ के समाज में काम कर रही हूँ, इसमें मेरे पति का मेरे साथ बहुत बड़ा योगदान है। भले ही वो बाहर रहते हैं लेकिन उनका साथ है। उनको भी मैंने विचारधारक बना लिया, तो आज वो मुझे कहीं के लिए नहीं रोकते। कहीं भी मैं आती हूँ जाती हूँ तो उन्होंने यह कहा है मुझसे कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो और इस काम को जारी रखो, अपने इतिहास को जानो। जब तक अपने इतिहास को नहीं जानोगे तो भविष्य निर्माण नहीं कर पाओगे। जिन लोगों से हमारी लड़ाई है, जिस विचारधारा से लड़ाई है, जब तक हम उसको नहीं जानेंगे तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी व्यवस्था इतनी खराब हुई, जाति व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, वो लोग कौन हैं जिन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई? सबसे पहले हम उनको पहचानें, तब ही हम लड़ाई लड़ पाएँ। बहुजनों का इतिहास भुला दिया गया है, मिटा दिया गया है, फिर भी बहुजन अब अपने इतिहास को बना रहे हैं। स्मारक भी अब बहुजनों के पास है जाने के लिए। तो बहुजन महिलाएं जो अपने इतिहास से अवगत नहीं हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, पहले तो हम घर घर में ही जा कर के कोशिश करते हैं कि हम उनको इतिहास बताएं। अगर हम जान गए हैं अपना इतिहास तो उसको हम अपने तक सीमित ना रखें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा घर घर तक हम पहुंचाने का काम करें। जब तक कोई भी शिक्षा सही, कोई भी ज्ञान सही, कोई भी जानकारी सही, जब तक हम लोगों तक ना पहुंचाएंगे तब तक नहीं पता चलेगा। अगर हम 100 लोगों तक अपना इतिहास या जानकारी पहुंचाते हैं महापुरुषों की, महानायिकाओं की, तो कम से कम 10 लोग भी उसे जान गए तो वो 1000 के बराबर। मेरा मानना यह है, क्योंकि मैं भी अकेली 100 से कम नहीं समझती अपने आप को। 100 के बराबर मैं अकेली हूँ, यह मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को समझा सकती हूँ। यह भी मेरा मानना है और यह काम मेरा जारी रहता है। इसी तरह मैं काम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता जी। हमारे साथ थी समाज सेवी अमृता जी, जिन्होंने बहुत संघर्षों के बाद और बहुत सालों के गैप के बाद अपनी शिक्षा दोबारा शुरू की। ये एक बहुजन समाज की महिलाओं के लिए मिसाल है कि इतने वर्षों बाद उन्होंने अपनी शिक्षा दोबारा शुरू की और अब वो ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ रही हैं। यही नहीं, शिक्षा ही नहीं, घर परिवार के साथ साथ समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, नए आयाम चूम रही है, नए आयाम सिद्ध कर रही हैं और बहुत सारी महिलाओं को एक झूठी गाथा से बाहर निकालकर, अंधविश्वास से बाहर निकालकर उनका भविष्य उज्जवल बना रही हैं, उन्हें जागरूक कर रही हैं। ऐसी महिलाओं की हमारे बहुजन समाज को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को सख्त ज़रूरत है। देखते रहिए ग्रेट बुद्धा टीवी। मैं संध्या संत, गाजियाबाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जय भीम नवोदय साथियों, हमारे चैनल ग्रेट बुद्धा टीवी को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें।